गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हेमोलिटिक एनीमिया। तो हेमोलिटिक एनीमिया क्या है यह मैं बताने से पहले बता देना चाहता हूँ कि हेमोलिटिक शब्द का मतलब क्या होता है। हेमोलिटिक का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से देखिए। हेमोलिटिक हेमोलिटिक मतलब यहाँ पे हीम जो है, हीम शब्द, हीम का मतलब होता है ब्लड। लेटिक मतलब होता है इससे, लेटिक का जो अर्थ यहाँ पे दिया गया वो लाइसिस से, लाइसिस मतलब ब्लड का मतलब। हेमोलिटिक का मतलब हो गया यहाँ पे ब्लड का टूटना, ब्लड का ब्रेकडाउन। और एनीमिया एक खुद का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनीमिया का यह पार्ट है हेमोलिटिक एनीमिया। तो जो एनीमिया होती है, एनीमिया के अंदर जो एनीमिया डिजीज है, इसमें आरबीसी या तो हीमोग्लोबिन या तो दोनों अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाएं, और साथ ही साथ जो उसकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है वह भी कम हो जाए। जो इसी डिफिनीशन है एनीमिया की, इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर आरबीसी आर हीमोग्लोबिन आर बोथ मतलब दोनों डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल एज। या तो आरबीसी कम हो, या तो हीमोग्लोबिन कम हो, या तो दोनों कम हो, अपने नॉर्मल रेंज से दोनों कम हो जाए। एंड ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होती है उसकी वह भी कम हो जाए, उसी को एनीमिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमें बताया कि हेमोलिटिक मतलब क्या होता है, एनीमिया मतलब क्या होता है। और हेमोलिटिक एनीमिया का डिफिनीशन क्या हुआ कि हेमोलिटिक एनीमिया का जो डिफिनीशन है कि हेमोलिटिक एनीमिया काज बाय इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल। हेमोलिटिक एनीमिया में जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। आरबीसी इसमें बहुत ही ज़्यादा टूटती है हेमोलिटिक एनीमिया में। हेमोलिटिक एनीमिया काज बाय इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल और ड्यू टू, या तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वह कम हो जाए। हेमोलिटिक एनीमिया सिर्फ दो ही कारण से हो सकती है, या तो जो हेमोलिटिक एनीमिया की डिफिनीशन है वह है कि जिसमें आरबीसी का जो आरबीसी जो है वह उसका टूटना बहुत अधिक हो, आरबीसी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टूटने लगे। या तो हो सकता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वह 120 डे होता है, मतलब 120 डे होता है। तो 120 डे इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। यह लाइफ स्पैन से इसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है या नॉर्मल लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, तो 60 डे हो, 70 डे हो, 80 डे हो, ऐसे लाइफ स्पैन हो जाए इसका। तो हेमोलिटिक एनीमिया का यह है डिफिनीशन कि हेमोलिटिक एनीमिया काज बाई इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल और ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द रेड सेल। अभी तक हमने हेमोलिटिक क्या है, एनीमिया क्या है, और हेमोलिटिक एनीमिया का जो डिफिनीशन है बता दिया। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस की थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें जो हेमोलिटिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है, या तो मतलब जो हमारे बॉडी में आरबीसी होती है, उसका जो लाइफ स्पैन नॉर्मली लाइफ स्पैन होता है वह 120 डेज होता है, यह आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन किसी कारण बस कुछ ऐसी डिजीज हो जाए, या बॉडी में कुछ ऐसे मतलब फॉरेन पार्टिकल हो जाए, या कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज से कम हो जाए, या तो 60 डे हो या 70 डेज हो, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब 120 डेज से कम हो जाए, उसमें आरबीसी 120 डेज से कम हो जाए, मतलब 120 डेज से वह जल्दी, मतलब 120 डेज से कम टाइम में वह टूटने लगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उस कंडीशन में जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बोन मैरो होता है वह लॉन्ग बोन, अपने बॉडी जो हमारा बॉडी है या आप सभी लोगों का बॉडी है, उस बॉडी के लॉन्ग बोन में बोन मैरो पाया जाता है। तो जब देखता है बोन मैरो कि आरबीसी तो 120 डेज से कम ही टाइम में टूट जा रहा है, तो बोन मैरो का काम होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो करता है। तो जब बोन मैरो देखता है कि आरबीसी बॉडी में कम बढ़ रही है, मतलब उसका नंबर कम हो रहा है, तो यह बोन मैरो इरिथ्रोपोइसिस की जो क्रिया होती है वह 6 to 8 टाइम वह बढ़ा देता है और नॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस करने लगता है। मतलब व्हेन देयर इज हेमोलिसिस ऑफ बोन मैरो कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया बाय 6 to 8 टाइम द नॉर्मल आरबीसी एंड नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस, मतलब जो बोन मैरो है वह इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया 6 से 8 गुना अधिक बढ़ा देती है और नॉर्मल आरबीसी बनाता है। लेकिन
अगर यह क्रिया मतलब जो बोन मैरो जो 6 से 8 टाइम जो आरबीसी बनाता है, अगर ये जल्दी से जल्दी ये सही नहीं हुआ तो यही आरबीसी नॉर्मल का बन के यह नॉर्मल बनने लगता है, जो हेमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत होता है और हेमोलिटिक एनीमिया काज करता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम 1 घंटे में कर रहा है, ठीक है, और 1 घंटे में मान लीजिए कर रहा है, और उसके ऊपर आप प्रेशर दें कि नहीं आप इस काम को आधे घंटे में करो या 1 घंटे में उसका 6 से 8 गुना ज़्यादा आप काम करो, तो व्यक्ति क्या करेगा? मान लीजिए 6 से 8 गुना अगर उधे आप अधिक काम करने के लिए कहेंगे तो वह तो अधिक काम करेगा, लेकिन अगर बार बार आप उसे यही काम कहोगे कि नहीं आप उसी टाइम में 6 से 8 गुना अधिक काम करो, तो व्यक्ति कितना काम करेगा? जाहिर सी बात है उसमें उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां करने का प्रयास करेगा, या मान लीजिए वह सही से नहीं बनाएगा, तो वही काम बोन मैरो करता है। अगर वह सही मतलब जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हुआ तो वह एबनॉर्मल आरबीसी बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया होता है। अब हमें हेमोलिटिक एनीमिया हो गया या मान लीजिए किसी पेशेंट को हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, तो उसे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसे हम देख के यह बता सकते हैं कि हाँ यह हेमोलिटिक एनीमिया का पेशेंट है। तो जो उसके अंदर सिम्टम्स दिखते हैं वह सिम्टम्स हैं पेलनेस ऑफ स्किन। पेलनेस ऑफ स्किन का मतलब हुआ, जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर ब्लड नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा चेहरा ग्लो थोड़ी करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप दूर से कहते हैं भाई आपका चेहरा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आपके चेहरे पर ज़्यादा रौनक है, तो रौनक कैसे होगा? जाहिर सी बात है आपके अंदर ब्लड है, खून है तो जाहिर से तभी आपका चेहरा ग्लो करेगा, एक रौनक रहेगी चेहरे पे, आपके चेहरे पे तेज रहेगा। कैसे? जब ब्लड रहेगा, और जब ब्लड रहेगा ही नहीं तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। देख के कहेंगे कि आपका चेहरा पीला पड़ा रहेगा, तो आपका चेहरे पे पीलापन रहेगा जब ब्लड नहीं रहेगा। पेलनेस ऑफ स्किन रहेगी, आपकी स्किन रेडनेस ना होगी बल्कि येलो कलर का दिखेगा। कन्फ्यूजन रहेगा, जाहिर सी बात है जब आपके अंदर ब्लड नहीं है तो आपका माइंड सही से प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर की बातें सोच रहेंगे। कुछ बताया जाएगा या कुछ समझाया जाएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो कन्फ्यूजन रहेगा उसको। टायर्डनेस, वह हमेशा थका रहेगा, फीवर रहेगा उसको। वीकनेस, जाहिर सी बात है जब ब्लड नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर कमजोर रहेगा, वह वीक रहेगा। इंक्रीज हार्ट रेट होगा, डार्क यूरिन, उसका यूरिन गाढ़ा होगा। अभी तक हमने यहाँ पे हेमोलिटिक एनीमिया क्या है, हेमोलिटिक क्या है, एनीमिया क्या है, एनीमिया की डिफिनीशन क्या है, और हमने हेमोलिटिक एनीमिया की भी डिफिनीशन पढ़ ली, पैथोजेनेसिस भी देख लिया, सिम्टम्स भी देख लिया। अब हम आगे जैसा क्लासिफिकेशन की करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है हेमोलिटिक एनीमिया की, वह ऑन द बेसिस ऑफ काज के आधार पर हेमोलिटिक एनीमिया को डिफाइन किया गया यहाँ पे। तो बेस्ड ऑन द साइड मतलब कहाँ पे मतलब आरबीसी टूट रहा है उसके आधार पे मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे 2 दिखाए गए आपको, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, एक है इंट्रावेस्कुलर, एक है एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो इंट्रा नाम से क्लियर है, इंट्रा मतलब अंदर वेस्कुलर मतलब यहाँ पे जो वेस्कुलर शब्द है, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, तो इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर। तो क्या है, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन है, डिस्ट्रक्शन इज विदिन द ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही आरबीसी टूटेगी, मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वहाँ पे ही उसका डिस्ट्रक्शन होगा इंट्रावेस्कुलर की कंडीशन में। और अगर एक्स्ट्रावेस्कुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर। तो ब्लड वेसल के बाहर कहाँ टूटेगा आरबीसी, तो डिस्ट्रक्शन इज विदिन टिश्यू मैक्रोफेज मतलब ब्लड वेसल के बाहर आरबीसी टूटेगा। और जो मैक्रोफेज है, द मैक्रोफेज इन द स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो एंड लिम्फ नोड, फैगोसाइटोसिस एंड द डिस्ट्रॉयड रेड सेल। जो यहाँ पे एक्स्ट्रावेस्कुलर की बात है, अभी जब हमने यहाँ पे आपको पैथोजेनेसिस में बताया था कि जब आरबीसी का जो लाइफ स्पैन, नॉर्मली लाइफ स्पैन है वह 120 डेज से जब कम हो जाता है, तो कम कब होगा, मतलब 60, 70, 80 यही उसका डेट रहेगा। तो जो बोन मैरो होता है वह इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया 6 to 8 टाइम बढ़ा देता है। तो मैंने क्या अभी बताया था जस्ट इसी टाइम कि जब बढ़ा देता है तो अगर उस चीज़ को रोका नहीं गया तो वह एबनॉर्मल आरबीसी बनाता है। यही एबनॉर्मल आरबीसी जब इस दौरान बनता है तो यही मैक्रोफेज जो होता है, यही मैक्रोफेज उसे इंगल्फ करता है। फैगोसाइटोसिस की क्रिया आपने जानते ही होंगे कि जो फैगोसाइटोसिस की क्रिया में कोई आरबीसी जब एबनॉर्मल बनती है तो उसे यह स्यूडोपोडिया के रूप में ऐसे लाइक स्ट्रक्चर बनाते, इसे यह इंगल्फ कर लेता है।
तो इस कारण से भी जब जाहिर सी बात है, जब फैगोसाइटोसिस होगा, इनगल्फ होगा, यहाँ पे आरबीसी टूटेंगी, तो जाहिर सी बात है आरबीसी का नंबर कम होगा। तो आप लोग भी जानते हैं आरबीसी का नंबर कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया। और नंबर कम हो रहा है तो यहाँ पे हेमोरेटिक एनीमिया। ठीक है, हमने इंट्रा की बात कर लिया, एक्स्ट्रा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी के अंदर जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट देखिए नाम से क्लियर, डिफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी, इनसाइड मतलब अंदर, और कहाँ? आरबीसी के। आरबीसी के अंदर अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो तो आरबीसी के अंदर कैसी गड़बड़ी, क्या कमी हो सकती है आरबीसी के अंदर, अब उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट। अब देखिए क्या है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन मतलब जो उसका बाहरी आवरण है वही डिफेक्ट हो जाए। आप सोचिए कि आरबीसी का बाहरी मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो कैसे सकता है, डिफेक्ट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हेरिडिटरी, या तो वह जेनेटिक हो, जाहिर सी बात है वह माता पिता से या तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में आया हो, या तो हेरिडिटरी डिफेक्ट हो सकता है, या तो स्पोरोसाइटोसिस की क्रिया में यह हो सकता है। अब हम देखते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ एचबी सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वह एबनॉर्मल तरीके से हो। तो एबनॉर्मल मतलब क्या हो सकता है? या तो बहुत ही अधिक हो, उसे भी एबनॉर्मल कहेंगे, या तो बहुत ही कम हो, उसे भी हमारे नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर वह मीडियम हो, एक नॉर्मल साइज हो, तो उसे हम एबनॉर्मल नहीं बल्कि नॉर्मल कंडीशन में ही कहेंगे। तो एबनॉर्मलिटी में क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं हेमोलिटिक एनीमिया में, वह भी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, या तो हो जाएगा कि डिक्रीज एचबी सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज मतलब कम हो जाए। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस क्या हो? कम हो जाए। अभी मैंने क्या बताया कि एबनॉर्मलिटी मतलब अधिक होना या तो कम होना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एचबी का सिंथेसिस। ठीक है, तो किस में डिक्रीज होगा? तो जब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस डिक्रीज होगा, अरे भाई जब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिफेक्ट होगी। क्या? क्वांटिटी डिफेक्ट होगी। क्वांटिटी मतलब उसकी संख्या में कुछ ना कुछ कमी आएगी। जब संख्या में कम आएगी, क्वांटिटी डिफेक्ट होगी, तो वह कंडीशन कौन सी होगी? कौन सी बीमारी में संख्या कम होगी? आरबीसी की थैलेसीमिया की कंडीशन में मतलब क्वांटिटी डिफेक्ट होगी, जिसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम होगा। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल एचबी सिंथेसिस, मतलब ना ही कम होना कुछ, मतलब एबनॉर्मल तरीके से हो। मान लीजिए कभी सही मतलब एक नॉर्मल वे पे हो रहा है, या तो बहुत ही अधिक हो रहा है, या बहुत ही कम हो रहा है, मतलब कोई भी एक पैटर्न नहीं है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से एचबी का सिंथेसिस हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल तरीके से होगा तो यहाँ पे क्वालिटी डिफेक्ट होगी। क्या होगा? हाँ, क्वालिटी डिफेक्ट होगी। यहाँ पे क्वांटिटी डिफेक्ट था, क्वांटिटी डिफेक्ट था इसमें, मतलब नंबर में कमी थी ऊपर वाले में, जिसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्वांटिटी डिफेक्ट होगा। तो क्वांटिटी डिफेक्ट किस में होगा? स्किल सेल एनीमिया में। स्किल सेल एनीमिया में क्वांटिटी डिफेक्ट होगा, स्किल सेल एनीमिया में क्वालिटी डिफेक्ट होगा, और एबनॉर्मल एचबी की सिंथेसिस में। और एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड सेल एंजाइम, मतलब जो रेड सेल एंजाइम है वह भी एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड सेल एंजाइम, तो रेड सेल एंजाइम क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी को यहाँ पे एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड सेल एंजाइम जो है उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी हो। यहाँ तक हमने डिफेक्ट ऑफ इनसाइड आरबीसी तक हमने अपनी चर्चा कर ली है। अब डिफेक्ट ऑफ आउटसाइड, मतलब डिफेक्ट मतलब कुछ गड़बड़ी हो आरबीसी के बाहर, तो यह चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह हमारा टॉपिक हीमोलिटिक एनीमिया पे काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।